हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके बाद अपने करियर का ध्यान रखें और तीसरे नंबर पे अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ध्यान रखें। तो चलिए साथियों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो हम लोगों ने पिछले 3 दिन से एक नए सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे यूजीसी नेट पेपर 1 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में, जिससे सवाल हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और चूंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है, मेरे ख्याल से 15-20 दिन बच रहे हैं, लेकिन ध्यान रखो चूँकि जिस तरीके से अभी चीज़ें चल रही है देश में, तो मेरा ख्याल है कि डेट बढ़ना चाहिए। फिर भी हम लोग डेट को उतना ही मानकर तैयारी करेंगे, क्योंकि कोई ठीक नहीं है। यदि ये लोग एग्ज़ाम ले लें तो फिर क्या किया जा सकता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे निश्चित समय में ही पढ़ाई करने का। तो चलिए फिर आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड है। तो यदि आप यूजीसी नेट के गंभीर छात्र हैं तो आपको पता होगा कि लॉजिकल रीजनिंग आपके यूजीसी नेट पेपर 1 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां से 5 सवाल पूछे जाते हैं आपसे। तो 5 सवाल में से एक सवाल जहां से पूछा जाता है, आज हम लोग उस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। एक सवाल वहां से डिफिनेशन से पूछा जाता है, एक सवाल जो आज हम लोग पढ़ने वाले वहाँ से पूछा जाता है, एक सवाल कॉन्ट्ररी सब कॉन्ट्ररी से पूछा जाता है, और एक सवाल वेन डायग्राम से पूछा जाता है, और एक सवाल जो होते हैं मिसलेनियस होते हैं। तो हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज जानते हैं कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। लिखिए, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फैक्ट में, ओपिनियन में, प्रेजुडिस में, और उसके साथ साथ बिलीफ में। ये चार टर्म है, इन चारों में क्या अंतर है इसको पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग यह पढ़ेंगे कि सिमेट्री क्या होता है, और सिमेट्री कितने प्रकार के होते हैं। सिमेट्री को हिंदी में सममिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सममिति। फैक्ट को क्या बोलते हैं? तथ्य बोलते हैं। ओपिनियन को क्या बोलते हैं? विचार बोल सकते हैं। ठीक है, कि आपका क्या विचार है। और उसके बाद प्रेजुडिस को क्या कह सकते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद बिलीफ को हम लोग क्या कहते हैं? आस्था कहते हैं। बिलीफ और ट्रस्ट दो अलग अलग चीज़ हैं। कई अर्थों में एक दूसरे के समानार्थी लगते हैं, लेकिन याद रखना, दुनिया में कोई भी दो शब्द हुए ही नहीं जो एक दूसरे के पर्याय हों, एक दूसरे के समानार्थी हों। उनका अस्तित्व अलग अलग इसीलिए है क्योंकि उनमें बहुत कुछ न कुछ डिफरेंस है, तभी उन दोनों का अस्तित्व है, तभी उन दोनों को डिक्शनरी में अलग अलग जगह दिया गया है। 100% कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी शब्द किसी दूसरे शब्द का पर्याय कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे चल करके आता है पूर्ण पर्याय का कॉन्सेप्ट, यानी कि पूरी तरीके से वह एक दूसरे का पर्याय है, या फिर अपूर्ण पर्याय। ठीक, चलो अब हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप हमारे साथ लिखते चलना, और एक बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार वीडियो को देख लेना, ताकि आपका रिवीजन हो सके और आपको चीज़ें आपके दिमाग में चली जाएं। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि उन्हें भी हमारी मदद मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट के बारे में, कि फैक्ट होता क्या है। फैक्ट जो होता है साथियों, देखोगे कि चूंकि हम लोग इतिहास के छात्र हैं, तो इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इतिहास में फैक्ट और क्रोनोलॉजी दो चीज़ जो हैं वो इतिहास के जान होते हैं। आप फैक्ट को नहीं बदल सकते हो, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्रोन शब्द से बना है। क्रोन का मतलब होता है समय, यानी कि जो उसका काल क्रमानुसार है आप उसको नहीं बदल सकते हैं। इतिहास का बहुत बेसिक चीज़ होता है कि आप फैक्ट को नहीं बदलिए। फैक्ट को लोग डिस्टॉर्ट जरूर करते हैं, बदलते नहीं हैं। फैक्ट को लोग डिस्टॉर्ट करते हैं अपने हिसाब से, या फिर आप कह सकते हो, इतिहास लेखन आपने पढ़ा होगा तो मैंने वहाँ पे बताया था आपको कि फैक्ट का लोग चयन अपने हिसाब से करते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट को मार नहीं सकते हैं। चलो, तो फैक्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फैक्ट जो होता है बिल्कुल रिसर्च पर आधारित होता है। फैक्ट क्या होता है? बिल्कुल रिसर्च पर आधारित होता है। इस पर भरोसा किया जा सकता है। इस पे क्या किया जा सकता है? भरोसा किया जा सकता है। यह दरअसल रिसर्च करके जो चीज़ें हमारे पास आती है, तो एक तरीके का कह सकते हो ये ट्रूथ नॉलेज है। ठीक है, ट्रूथ नॉलेज है, यह अनुमान नहीं है।
ठीक, अनुमान एक अलग चीज होता है, फैक्ट कभी भी अनुमान नहीं हो सकता है। फैक्ट यह तभी कहलाएगा जब ये चीज़ें निश्चित हो जाएंगी। फैक्ट कभी भी हाइपोथेसिस नहीं होता है, और हाइपोथेसिस जब हम लोग लिखते हैं रिसर्च प्रपोजल के दौरान तो उसमें फैक्ट नहीं लिखते हैं, क्योंकि वह एक हमारा अनुमान होता है, वह एक हमारा गेस होता है। ठीक, दूसरे नंबर पे लिखो, इसको प्राप्त किए रहते हैं। दूसरी बात क्या ट्रूथ होता है, मैंने यहाँ पे बताया कि इस पे भरोसा किया जा सकता है, यह ट्रूथ होता है, यह सच के करीब होता है। और देखो, जो चीज़ें सच होंगी और जिसका प्रमाण होगा उसका अस्तित्व भी होगा, उसका क्या होगा, अस्तित्व भी होगा, उसका एग्जिस्टेंस भी होगा। तो फैक्ट के बारे में 3 बात याद रखना। पहली बात कि फैक्ट रिसर्च पर आधारित होता है, फैक्ट के लिए हमारे पास रेफरेंसेज होते हैं, सोर्सेज होते हैं, वह एक अनुमान नहीं होता है, फैक्ट हाइपोथेसिस नहीं होता है। दूसरी बात, फैक्ट सच होता है। ठीक है, फैक्ट को डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, गलत साबित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जो चीज़ें सच होंगी उसका अस्तित्व भी होगा, वह एग्जिस्टेंस में भी रहेगा। तो फैक्ट के बारे में बस 2-4 बात है, यदि आपसे पूछा जाए तब आप इस तरीके से कह सकते हो कि फैक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक, यह कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, इससे सवाल ये लोग पूछते हैं ताकि आपकी एनालिटिकल पावर है, जो आपका थिंक टैंक है, आप कितना सोच सकते हो, उसके लिए इन्होंने स्पेशली सिलेबस में शामिल किया है। ठीक, जैसे फैक्ट आप समझ लो, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है तो क्या एक फैक्ट है, तो उस फैक्ट को बदला नहीं जा सकता है, और वह ज्ञात है ना, वह पता है हम लोगों को, वह रिसर्च पर आधारित है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। ओपिनियन पे आते हैं दूसरे नंबर पे। मेरा ख्याल है कि फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा, आप किसी दूसरे को समझा सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ऐसे पढ़ो ना कि आप दूसरे को पढ़ा सको, नहीं तो फिर पढ़ने का क्या मतलब होता है, कोई मतलब नहीं है। फिर तो बहुत सारे लोग पढ़ के जीआरएफ निकाल के अपने अपने जगह पे हैं। आप पढ़िए तो दूसरे को पढ़ा सके, ताकि उनको भी मदद मिल सके। ओपिनियन का मतलब क्या होता है साथियों, ओपिनियन जो होता है वह जरूरी नहीं है कि यह रिसर्च पर आधारित हो। ओपिनियन जो है वह जरूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है। यह रिसर्च पर आधारित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, रिसर्च पर आधारित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरी बात, जब हम लोग पर्सनल ओपिनियन की बात करते हैं तो कई लोग अपना पर्सनल ओपिनियन बिना रिसर्च के देते हैं। ठीक है, बिना रिसर्च का, बिना शोध का उस पर बोल रहे होते हैं, तो इस पे आंख बंद करके जो है ना भरोसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक ट्रस्ट जो है वह आंख बंद करके नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुत सारे थिंकर हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली उसको प्रूफ कर करके अपने आइडिया को दिया है। ठीक है, प्रैक्टिकली उन्होंने प्रूफ करके अपने आइडिया को दिया है। जैसे महात्मा बुद्ध का बहुत सारा आइडिया है जो उन्होंने प्रूफ करके दिखाया है, लेकिन बहुत सारे आइडिया हैं जो उन्होंने प्रूफ नहीं किया है। ठीक, तो जिन चीज़ों को प्रूफ नहीं किया है वह क्वालिटेटिव स्टडी में आ जाते हैं, रिसर्च के फील्ड में, और जिसको उन्होंने प्रूफ किया है वह क्वांटिटेटिव स्टडी है। ठीक, तो आप देखोगे कि ओपिनियन पे आंख बंद करके कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन यदि ओपिनियन रिसर्च पर आधारित हो, किसी साइंटिस्ट का हो और उन्होंने उस टॉपिक पे रिसर्च किया हो, उसके बाद उस ओपिनियन के सिचुएशन में गए हों, तब वो चीज़ें सही हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सच होगा ऐसा मैंडेटरी नहीं है, यह सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। दूसरी बात, ओपिनियन जो है वह पूर्वाग्रह से ग्रसित भी हो सकता है। ठीक है, मान लो कि आप मान लो कि आप इलीट क्लास से हो। ठीक, मान लेते हैं कि आप इलीट क्लास से हो, तो इलीट क्लास हो करके अब मान लो इनको बोलना है आदिवासियों के बारे में। ठीक, इनको बोलना है ट्राइब्स के बारे में। तो ट्राइब्स के बारे में हो सकता है कि इनका ओपिनियन जो हो प्रेजुडिस से भरा हो, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो। और दूसरा यह भी हो सकता है कि ट्राइब्स पे इन्होंने रिसर्च किया हो और उसके बाद उस ओपिनियन पे गए हों। तो यहाँ पर देखना यह है कि ओपिनियन में 2 बातें चल करके आती हैं। एक बात यह भी हो सकती है कि वह रिसर्च पर भी आधारित हो सकता है, और जब रिसर्च पर आधारित होगा तो उसका एग्जिस्टेंस होगा, फिर वो सच होगा, तो वो तो फैक्ट बन जाएगा। और जब वह रिसर्च पर आधारित नहीं होगा तो उसमें प्रेजुडिस चल करके आ सकता है। प्रेजुडिस उसके समर्थन में भी हो सकता है और उसके विरोध में भी हो सकता है। प्रेजुडिस का मतलब सिर्फ यह नहीं कि उसके विरोध में हो, समर्थन में भी हो सकता है। जैसे जैसे मम्मी क्या होती है, मतलब इंडियन सोशल स्ट्रक्चर में देखा जाए तो माँ क्या होती है कि बेटा कुछ भी कर लेता है, बाहर जाके लड़ आता है, कुछ भी कराता है, गलत भी करता है, फिर भी माँ अपने बेटे के साथ खड़ी होती है। अमूमन मतलब मैं 99.99% माँ की बात कर रहा हूँ, 0.01% माँ हैं जो मतलब बेटा गलती करता है तो उसको ठोक देती हैं। लेकिन अभी भी जो देखोगे तो ये चीज़ें क्या है, यह भी प्रेजुडिस है। ठीक है, यह भी पूर्वाग्रह है अपने बेटे को लेकर के। आप समझ पा रहे हो बात को? ठीक है,
तो ओपिनियन क्या हो सकता है, प्रेजुडिस से भी भरा हो सकता है। तो ओपिनियन और फैक्ट में मेरा ख्याल है कि अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ओपिनियन जो है उसको बदला जा सकता है, ठीक है। मान लो कि आज किसी व्यक्ति का ओपिनियन किसी कास्ट को लेकर, किसी सिस्टम को लेकर जो है, हो सकता है 4 साल बाद उसका ओपिनियन बदल सकता है, उस किसी और पार्टी में चला जाए तो उस पार्टी को लेकर तो ओपिनियन बदल जाएगा। लेकिन यदि फैक्ट जो रहेगा, मान लो कि कोई फैक्ट है, जैसे भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हुई थी, या बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ये सब क्या है, फैक्ट है। तो कभी भी कहीं भी जाएगा तो फैक्ट को वो बदल नहीं सकता है, ठीक। ओपिनियन को बदल सकता है। ये बेसिक अंतर है फैक्ट और ओपिनियन में। मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप भी ओपिनियन देते हो ना दोस्तों के बीच में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। बहुत मज़ा आता है देने में। तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा, प्रेजुडिस। हालांकि प्रेजुडिस के बारे में थोड़ा बहुत तो मैंने बताया आपको। प्रेजुडिस क्या होता है, इसको बोलते हैं पूर्वाग्रह। 2 शब्दों से बना है। पूर्व का मतलब पहले, ठीक है। पहले से ही इसको कह सकते हैं, पहले से ही किसी खास या विशेष वर्ग लिख सकते हो, जाति लिख सकते हो, संस्था लिख सकते हो, व्यक्ति लिख सकते हो, कुछ भी के बारे में बनाई गई सकारात्मक या नकारात्मक धारणा, ठीक। यानी कि प्रेजुडिस जो होगा वह सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। पूर्वाग्रह कहने का मतलब यह नहीं कि वह हमेशा नकारात्मक ही होगा। जैसे मान लो कि आप किसी टीचर से बहुत प्यार करते हो, ठीक, और वो टीचर कभी चल करके कुछ गलत करते हैं, तो आप क्या करते हो कि उनके साथ पूर्वाग्रह से ग्रसित हो आप, तो वह गलत भी करते हैं तब भी आप अपने टीचर के साथ खड़े होते हो, यह भी पूर्वाग्रह है। और यदि वो सही भी करते हैं और उसके बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके खिलाफ फिर भी खड़े होते हैं, वह भी एक प्रकार का पूर्वाग्रह है। तो पूर्वाग्रह सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। पूर्वाग्रह समय के अकॉर्डिंग बदलता जाता है। जैसे आप कहाँ पे खड़े हैं डिपेंड वहाँ से करता है। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति जो है, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे जो कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस के अंदर जो थे तब बीजेपी को लेकर के उनके मन में जो पूर्वाग्रह था, प्रेजुडिस था, वह प्रेजुडिस चेंज हो गया। कब चेंज हुआ, जब वो भाजपा में आ गए। तो भाजपा में आ गए तो अब क्या हुआ कि अब जो प्रेजुडिस हुआ वह कांग्रेस के प्रति हो गया, और वह कांग्रेस के प्रति जो प्रेजुडिस हुआ वह नकारात्मक हो गया, और पहले जो भाजपा के प्रति था वह नकारात्मक था। और अब क्या हुआ, अब भाजपा के प्रति सकारात्मक हो गया, कांग्रेस के प्रति नकारात्मक हो गया। तो प्रेजुडिस जो है ना, आप कहाँ पे खड़े होकर सोचते हो, आप कहाँ पर हो, किसके साथ खड़े हो, उस पर डिपेंड करता है किस सिचुएशन में हो। तो यह हमेशा बदलते रहता है। लेकिन कुछ ढीठ टाइप के आदमी होते हैं जिनका पूर्वाग्रह बदलता ही नहीं है, ठीक। वो कितना भी पढ़ लिख ले, उनका पूर्वाग्रह वैसा ही बना रहता है। किसी खास कम्युनिटी के बारे में, किसी खास क्लास के बारे में, क्रीड के बारे में, महिलाओं को लेकर के पुरुषों के अंदर जो पूर्वाग्रह है सदियों से, कि मतलब ये नहीं कर सकती हैं, वो नहीं कर सकती हैं। मैंने देखा है कि मेरा एक फ्रेंड आया हुआ था, तो मैं जा रहा था दिल्ली में ही उस समय मैं था, तो एक लड़की जो है सिगरेट पी रही थी, डीयू के बाहर की मैं बात बता रहा हूँ। तो उसने, उसके मन में बहुत पूर्वाग्रह था, तो उसने मन में जो बात बताई थी हमें कान में किया, फिर मैं वो तो मैं बोल नहीं सकता हूँ यहाँ पर। वो दरअसल यही है पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस। और यह प्रेजुडिस जो है बिल्कुल इतना घोर नकारात्मक, इतना घोर पुरुषवादी था कि मतलब उसका कोई सीमा ही नहीं है। तो ये क्या है, यह भी एक प्रकार का प्रेजुडिस है जो पुरुषों ने सदियों से बना करके अपने दिमाग में रखा है महिलाओं के लिए, ठीक। मेरा ख्याल है कि प्रेजुडिस आपको समझ में आ गया होगा। तीसरी बात, प्रेजुडिस चल करके आता है रिसर्च स्कॉलर के पास भी। रिसर्च स्कॉलर के पास कैसे चल करके आता है, जैसे मान लो कि आप किसी खास क्लास के आदमी हो, मान लेते हैं कि आप मुस्लिम हो, ठीक, और मुस्लिम में भी कौन मुस्लिम हो, मुस्लिम में स्वर्ण मुस्लिम हैं आप, ठीक। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि मुस्लिमों बंटवारा नहीं है ना, है। आप कहोगे तो मैं इस पे बात करूंगा। स्वर्ण मुस्लिम है आप, तो आपके मन में प्रेजुडिस हो सकता है
बैकवर्ड मुस्लिम को लेकर के, दलित मुस्लिम को लेकर के। अब आप स्वर्ण मुस्लिम होकर के यदि इनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और यदि आप रिसर्च एथिक्स के नियमों को ताक पे रखते हैं, तब आप प्रेजुडिस होकर के इनके बारे में अनाप शनाप भी लिख सकते हैं। जो चीज़ें आपके दिमाग में पहले से बनी हुई थी, जो नकारात्मक अवधारणा था या फिर सकारात्मक अवधारणा था, उन दोनों को आप अपना प्रभाव दिखा सकते हो रिसर्च आर्टिकल में, रिसर्च पेपर में, थीसिस में। तो क्या है, एक प्रकार का प्रेजुडिस है। तो रिसर्च स्कॉलर को कहा जाता है कि आप प्रेजुडिस से बचिए, न्यूट्रल रहिए किसी मामले में, और जो फैक्ट है उसको डिस्टॉर्ट मत कीजिए, चीज़ों को वैसे ही चलने दीजिए, फैक्ट के बेस पे काम कीजिए, ठीक। और जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसके आधार पे काम कीजिए, जो निष्कर्ष निकलता है उसको आप दीजिए, उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। चलो, मेरा ख्याल है कि प्रेजुडिस आपको समझ में आ गया होगा और आप किसी को समझा भी सकते हो। चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा, लास्ट बट नॉट लिस्ट, बिलीफ। बिलीफ क्या है? हिंदी में इसको आस्था कहते हैं। आस्था और विश्वास दो टर्म होते हैं, मैं अभी इस पे चर्चा नहीं करूंगा। आस्था बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, विश्वास बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आस्था और विश्वास एक दूसरे के पर्याय होते हैं। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि क्या आस्था और विश्वास एक दूसरे के पूर्ण पर्याय हैं, तो बिल्कुल नहीं है। पूर्ण पर्याय कहने का मतलब यह है कि जहाँ जहाँ पे आस्था लिखा हुआ है वहाँ वहाँ पे यदि विश्वास लिख देते हैं तब उस सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलता हो, तब वह पूर्ण पर्याय हो सकता है। लेकिन अपूर्ण पर्याय तब होगा जब मान लो कि आस्था के जगह पे मैंने विश्वास रख दिया, तो वो चीज़ें क्या होंगी, उसका मीनिंग बदल जाता है, तो वह पूर्ण पर्याय कभी भी नहीं कहलाएगा। जैसे पानी का मतलब पानी भी होता है, वाटर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और एक पानी का मतलब चमक भी होता है, ठीक। और एक पानी का मतलब इज्जत भी होता है, ठीक। तो क्या आप बताओ कि जैसे आप कह सकते हो कि मतलब मैं पानी पीता हूँ, ठीक, तो आप ये वाला पानी तो नहीं पी सकते हैं, मान लो यहाँ पे ये वाला चीज़ नहीं लगा सकते हो, उसके चेहरे पे पानी है, ठीक है। कहते हैं ना कि अरे लड़की सांभला है तो क्या हुआ, जैसे लड़की का देखा देखी होता है, कितना घटिया सिस्टम है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। लड़की का देखा देखी होता है गांव में, तो लड़के वाले कहते हैं 4-5 लड़के वाले बैठ जाएंगे, उसके बाद कहेंगे अच्छा थोड़ा चल के दिखाओ, थोड़ा ये करो, थोड़ा वो करो। उसके बाद उनका निष्कर्ष निकलता है, असर्शन तो हो गया, उसके बाद उनका निष्कर्ष निकलेगा लड़की सांभला है तो क्या हुआ, चेहरा पे पानी है, ठीक। तो क्या कौन वाला पानी है, ये वाला पानी है क्या, ये वाला पानी तो नहीं है ना, ये वाला पानी की बात करते हैं वो लोग, चमक है, ठीक है। क्या है, चमक है, ठीक। तो देख रहे हो एक दूसरे का यह पूर्ण पर्याय नहीं है, आप ये वाला पानी यहाँ पे उठा करके नहीं चेप सकते हैं क्योंकि मीनिंग बदल जाएगा। तो यह क्या है, यह अपूर्ण पर्याय है। समझ में आई बात? मैं अभी बिलीफ पे बात नहीं किया हूँ, मैं पर्याय पे बात करने लगा था। ऐसे ही थोड़ा बहुत बात निकल जाती है तो ठीक है। समझ में आई बात ना? चलो रुको, आस्था पे बात करते हैं, मिटा लेते हैं इसको। चलो देखो, आस्था जैसे ही चल कर के आएगा ना, तो एक बात याद रखना, आस्था का कोई भी प्रमाण नहीं होता है, ठीक। आस्था रिसर्च पर आधारित नहीं होता है, आस्था रिसर्च पर आधारित नहीं होगा। इसका नाम ही आस्था, तो यह रिसर्च पर आधारित हो ही नहीं सकता है, रिसर्च पर आधारित नहीं होता है, ठीक। समझ रहे हो बात को? तीसरी बात कि आस्था को हम लोग यह भी कहते हैं ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ जैसे आंख बंद करके भरोसा करना। जीवन में कुछ ऐसे दोस्त आ जाते हैं, जैसे मोहब्बत का जो शुरुआती दौर है ना, वह दरअसल वहाँ पे भरोसा नहीं, आस्था होता है, ठीक है। क्या होता है, आस्था। जहाँ पे गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड पे क्या करते हैं, ब्लाइंड फेथ, और बॉयफ्रेंड भी क्या करते हैं, अपने गर्लफ्रेंड पे ब्लाइंड फेथ करते हैं, ठीक। यह दरअसल क्या है, यह एक प्रकार का बिलीफ है, ठीक, आस्था है। विश्वास लास्ट में मतलब अंतिम मैच्योर फेज आता है ना, उसके बाद विश्वास जैसा शब्द आता है। पहले तो मतलब 7 खून माफ है, जो करना है कर डालो, कोई दिक्कत नहीं है, हम ही तुम्हारे लिए तो मम्मी को छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब ये जितना भी दुनिया की बकवास की बातें हो सकती है वो सब बातें होती हैं।
लास्ट में जब आता है, जब आदमी मैच्योर फेज में आता है, क्योंकि हर चीज़ का, हर एक सिविलाइजेशन का, हर एक कल्चर का और हर एक चीज़ों का मतलब 2-3 फेज होता है, यदि मतलब इस तरीके से डिस्टॉर्ट करके देखें तो इनिशियल फेज, मैच्योर फेज और डिक्लाइन फेज में हम लोग बांट के देखते हैं। तो जैसे ही लव में जब मैच्योर फेज हम लोग क्रॉस करते हैं या फिर मैच्योर फेज में आते हैं, तो ये आस्था वगैरह वाली चीज़ें ना समझ में आ जाती है कि अच्छा अच्छा वो आस्था था, वो तो बकवास बात था। अब चल कर के आती हैं विश्वास वाला, ठीक है। और विश्वास के लिए क्या चाहिए? विश्वास के लिए प्रमाण चाहिए, ठीक है। हम कैसे विश्वास करें, हम कैसे भरोसा करें, ठीक है, बताओ। तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रमाण। जैसे मान लो कि आपने कोई गलत एक्ट कर दिया, ठीक, गलत एक्ट मतलब गर्लफ्रेंड को बुलाए बेइज्जती कर दिए, बॉयफ्रेंड को बुलाए बेइज्जती कर दिए, ठीक। तो इन सारे असर्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इन सारे असर्शन के बेस पे कंक्लूजन निकलता है कि चूंकि तुम्हारा ये सब तो ऐसा एक्ट है, तो हम कैसे विश्वास करें, ठीक। आस्था नहीं, आस्था रहता तो यह कैसे वाला पॉइंट ही नहीं आता। कैसे और क्यों, यह पॉइंट आस्था में नहीं आएगा चल करके। वह कहाँ पे आएगा? विश्वास में, कि हम क्यों विश्वास करें तुम पे, हम क्यों भरोसा करें। समझ में आ रही बात? तो आस्था क्या है? ब्लाइंड फेथ वाला सिचुएशन है जहाँ पे नो क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, माता पिता के प्रति एकदम आस्थावान होते, कोई क्वेश्चन नहीं, नो क्वेश्चन, बिकॉज दे आर माई पेरेंट्स यार। तो उस पर उन पे सवाल क्या खड़ा करना, वो आस्था वाली चीज़ है। लेकिन आस्था तो यदि मेरे से पूछा जाए तो मेरा ख्याल है कि ठीक नहीं होता है ज़्यादा, मतलब ठीक है एक सीमा तक चीज़ें होती है। लेकिन आस्था का एक फ़ायदा होता है, एक चीज़ बताते हैं आपको। आस्था का एक फ़ायदा यह होता है ना कि जैसे मान लो आपके साथ गलत हुआ, ठीक है, सही हुआ, सबका ठिकरा फोड़ देते हो जिसके ऊपर आस्था है, ठीक है, और आप यह मान कर चलते हो अरे चलो ये तो फलाना है, फलाना भगवान है, तो चलो वो ठीक कर देंगे, अरे गलत किए हैं तो कुछ तो उनके पास प्लान होगा, तो आप ज़्यादा मतलब परेशान नहीं होते हो। लेकिन जिस व्यक्ति को किसी के अंदर आस्था नहीं होता है ना, तो व्यक्ति कारण को फाइंड आउट करते रहता है, ऐसा क्यों हुआ उस पर रिसर्च कर रहा होता है, तो व्यक्ति थोड़ा सा परेशान होता है, थोड़ा सा, ठीक। लेकिन आस्था वालों के साथ यह पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन आस्था कहने का अर्थ धार्मिक नहीं होता है, ठीक है। जिन लोगों को हम लोग धार्मिक कहते हैं वो तो सो कॉल्ड धार्मिक है, वो तो जीवन में कभी धार्मिक है ही नहीं, ठीक है। सबसे बड़े धार्मिक तो आज के नास्तिक लोग हैं, उनसे बड़ा धार्मिक कोई है नहीं। ये मतलब इस पे बात करेंगे, बहुत लंबी बात है, ठीक है, इसको यहीं पे रखते हैं। आस्था जो होता है उसका संबंध व्यक्तिगत भी हो सकता है, ठीक है, सामाजिक तौर पे भी हो सकता है, और इसका जो बेसिक संबंध जो होता है, मेन संबंध, वह धार्मिक से होता है, ठीक है, धर्म से। अक्सर हम लोग आस्था रखते हैं किसमें? भगवान में भरोसा रखते हैं, आस्था रखते हैं, है ना, ब्लाइंड फेथ करते हैं। चलो, मेरा ख्याल है कि आस्था भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे। आगे हमने आपको बताया था सिमेट्री के बारे में, ठीक है, सिमेट्री के बारे में बताया था कि सिमेट्री क्या होता है। लिख लो, सिमेट्री, साइमेट्री भी इसको बोलते हैं, सममिति। हिंदी में क्या बोलते हैं? सममिति। साइमेट्री, सममिति, ठीक है। यह जो होता है ना सिमेट्री, वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तीनों सिमेट्री को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। पहला जो सिमेट्री होता है उसको बोलते हैं, लिखिएगा, पहला जो सिमेट्री होता है उसको बोलते हैं सिमेट्री रिलेशनल आर्गुमेंट, ठीक है, सिमेट्री रिलेशनल आर्गुमेंट। यह दरअसल होता क्या है सिमेट्री? वह रिलेशनल आर्गुमेंट, एक चैप्टर पढ़ना है आपको, कहाँ? लॉजिकल रीजनिंग में। तो लॉजिकल रीजनिंग में जब आप रिलेशनल आर्गुमेंट पढ़ेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं संबंध परक, और आर्गुमेंट का मतलब लॉजिक, तर्क, ठीक। तो उसमें कई सारे चैप्टर चल करके आते हैं, उसमें से एक ट्रांजिटिव है, एक चैप्टर, एक सिमेट्री है। ट्रांजिटिव का मतलब वहाँ पे चेंजेस के बारे में बात हो रही है, सिमेट्री का मतलब जहाँ पे समानता, एक दूसरे में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है उसके बावजूद अलग है, ठीक, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा होती है। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे अभी, और यह दरअसल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, इससे 1-2 सवाल हमेशा पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर का सवाल उठा करके देखना, तो एक बार आप यहाँ पे समझ लो, फिर सवाल वो लोग किसी भी तरीके से पूछेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सवाल को बना लोगे, ठीक है। तो सिमेट्री कितने प्रकार के होते हैं? सिमेट्री रिलेशनल आर्गुमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला कौन होता है? पहला होता है सिमेट्री रिलेशनल आर्गुमेंट। आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक। यह दरअसल क्या होता है, इसमें इस तरीके का चीज़ें चल करके आती है कि जैसे मान लो कि ए और बी,
ए और बी दो व्यक्ति है, ठीक, ए और बी दो व्यक्ति है, तो जब सिमेट्री रिलेशनल आर्गुमेंट्स की बात करेंगे तो यह इसमें यह निष्कर्ष चल करके आता है कि ए जब बी के बराबर है तो बी भी ए के बराबर होगा। यदि इस तरीके का सिचुएशन आए तो उसको बोलते हैं सिमेट्री रिलेशनल आर्गुमेंट। जैसे राम यदि श्याम के बराबर है तो श्याम ऑब्वियस सी बात है राम के बराबर होगा, ठीक। तो इस तरीके का संबंध जहाँ भी होगा वह सिमेट्री रिलेशनल आर्गुमेंट कहलाएगा। जैसे मैथ में आपने पढ़ा होगा x इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू जेड देन x इक्वल टू जेड, ठीक, आपने पढ़ा है ना, x इक्वल टू वाई देन y इक्वल एंड y इक्वल टू जेड, तो y की जगह पे हम लोग z भी पुट कर सकते हैं, तो z इक्वल टू x हो सकता है, x इक्वल टू जेड हो सकता है, y इक्वल टू जेड हो सकता है, आप समझ रहे हो, ठीक। तो यह क्या कहलाएगा, यह सिमेट्री रिलेशनल आर्गुमेंट कहलाएगा। यह पहला टाइप था किसका, सिमेट्री का। सिमेट्री का एक दूसरा टाइप होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा टाइप लिखिएगा, और दूसरा टाइप जो होता है वह एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है, असिमेट्रिकल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अ का मतलब नहीं होता हिंदी में, अंग्रेजी में असममिति, सॉरी हिंदी में ना असममिति, और रिलेशनल आर्गुमेंट तो है ही यहाँ पे कॉमन, उसको क्या बोलते हैं, संबंध। देखो उतना ध्यान मत देना इन सारे शब्दों पे, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, आप समझ जा रहे हो ना, तो ये कुछ भी लिखा रहे, आपके पास सवाल आया और आप सवाल समझ गए तो अल्टीमेटली आपको जीआरएफ करना है, उसके लिए सवाल समझना जरूरी है, ठीक। और सवाल समझने के लिए यदि आपके मन में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो शब्द वो लोग कितना भी चेंज करते रहें, आप पानी पिला दोगे एग्जामिनर को, नहीं क्वेश्चन को। एग्जामिनर को कैसे पिलाओगे, आप वेटर थोड़े ना हो जो आकर पानी पिलाओगे। असिमेट्रिकल में क्या होगा, देखो उसका ठीक अपोजिट होगा, किसका, सिमेट्रिकल का ठीक अपोजिट होगा। यहाँ पर मान लो इस तरीके का सिचुएशन चल करके आता है कि ए जो है वह बी से बड़ा है, ए जो है वह बी से बड़ा है। इसके बेस पे यदि हम लोग यह निष्कर्ष निकाल लें कि बी भी ए से बड़ा होगा, बी भी ए से बड़ा होगा, ठीक, तो यह तो गलत होगा ना, ठीक। जैसे मान लो कि आपके पास एक स्टेटमेंट मैंने बताया ना कि ए जो है वह बी से बड़ा है, इसके बेस पे यदि आप यह निष्कर्ष निकाल लेते हो कि बी भी ए से बड़ा है, तब तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही क्लियर है कि ए बी से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बी जब भी होगा तो छोटा होगा, है ना, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो इक्वल नहीं होंगे जब, तो वह क्या कहलाएगा, असिमेट्रिकल, असममिति संबंध परक तर्क, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा नहीं शुद्ध हिंदी है ना, इस पे क्यों ध्यान दे रहे हैं। असिमेट्रिकल रिलेशनल आर्गुमेंट कहलाएगा। जहाँ पे इक्वल हो रहा था उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल रिलेशनल आर्गुमेंट। जहाँ पे अलग अलग हो रहा है वहाँ पे क्या बोल रहे हैं, असिमेट्रिकल रिलेशनल आर्गुमेंट। और तीसरे नंबर पे बात करते हैं, और तीसरा जो मेरा आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, आ जाना चाहिए। तीसरा जो होता है इससे बिल्कुल अपोजिट है। तीसरा में होता है, इसको लिख लीजिए, उसको बोलते हैं नॉन सिमेट्री। नॉन सिमेट्री या सिमेट्री कभी हो ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है, क्या, कभी भी नहीं हो सकता। इसको हिंदी में गैर सममिति बोलते हैं। मतलब असिमेट्रिकल वाला तो ठीक है, सिमेट्रिकल हो सकता है कभी कभी, लेकिन नॉन सिमेट्री वाला जो है वह कभी भी सिमेट्रिकल हो ही नहीं सकता है। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मैंने दो व्यक्ति की बात की थी, ए और बी दो व्यक्ति है, ठीक। तो मान लो कि ए लड़का है और बी क्या है, लड़की है। बी क्या है, लड़की है। ए लड़का है और बी लड़की है। तो क्या यह कभी हो सकता है कि ए इक्वल टू बी, कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं ना। तो इस तरीके का जो संबंध है उसको क्या बोलेंगे, नॉन सिमेट्रिकल रिलेशनल आर्गुमेंट, जहाँ पे ए इक्वल टू बी कभी भी हो ही नहीं सकता है, संभावना ही नहीं है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे अपोजिट जेंडर की बात आ गई। जैसे मान लो कि ए जो है वह बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, तो क्या बी ए की बहन होगी, बी ए की बहन होगी, नहीं, क्योंकि ए जो है वह बी की बहन है, ठीक। बी क्या है, बी लड़का है,
तो बी तो कभी भी गर्ल हो ही नहीं सकता है, तो यह नॉन सिमेट्रिकल रिलेशनल आर्गूमेंट कहलाता है। तो मेरा ख्याल है कि आज के वीडियो में हम लोगों ने जिन टॉपिक पे चर्चा की है, यदि आपने वीडियो को पूरे तरीके से देखा होगा ध्यानपूर्वक, तो आप निश्चित तौर पे इससे आने वाले तमाम सवालों को आप सॉल्व कर सकते हो। आप किसी भी पेपर से, किसी भी किताब से आप क्वेश्चन उठाइए प्रीवियस ईयर का, और यदि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से पूछा गया है तो आप बनाइए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप 70 से 80% सवालों को सॉल्व कर लेंगे, और चूंकि 60% सवाल करते हैं सॉल्व, तो आप किसी भी कैटेगरी में हो आप जेआरएफ कर लोगे। तो 70 से 80% तो बहुत है, तो हमें तो जेआरएफ करना है, और विद्वान तो हम लोग नेट जेआरएफ करने के बाद बनेंगे ही यूजीसी के पैसा के माध्यम से। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपना ध्यान रखिएगा और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।